आज हमें अपना नया टॉपिक शुरू करना है। क्या रहने वाला है आज का टॉपिक? पोषण। आज हम देखने वाले हैं आप लोग क्या खाते पीते हो, क्या खाना पीना चाहिए, क्या चीज़ें, क्या खाने पीने से किस प्रकार से हमें क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होता है, सब चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। क्या है आज का टॉपिक आपका? पोषण यानी कि न्यूट्रिशन। ये थाली देख के लाए तो नहीं आ रही मुंह में? भूख लगा है वैसे आप लोग थोड़ा पढ़। हाँ देखो, हाँ, अभी हम लाए हैं, देखो प्लेट लगा के थाली लगा के आए हैं, खा लेना, ठीक है ना। ये देखो अभी तो और है, ये देखो अब है कि तो मुंह में पानी आ गया। क्या मस्त आइसक्रीम है, गर्मी का सीजन भी शुरू हो गया है। आइसक्रीम, फ्रूट्स वगैरह, ब्रेड वगैरह सब कुछ, ये सब आपको खाने। हाँ, कहाँ? ये बियर। ठीक है, चलिए। आज का हमारा टॉपिक है पोषण यानी कि न्यूट्रिशन। इसके तहत हमें हर एक चीज को पढ़ना है। जैसे हम बात करें जनरल चीज देखें इसका, तो पोषण का जो अध्ययन कहलाएगा, पोषण यदि हम 2 मिनट उसके बारे में बात करना चाहे, पोषण यानी कि जो हम खाते पीते हैं, भोजन करते हैं, रोटी खाते हैं, सब्जी खाते हैं, फल फ्रूट्स खाते हैं, दूध खाते हैं, उसके अंतर्गत क्या होता है? उस भोजन में कार्बोहाइड्रेट होगा, विटामिन होगा, वसा होगा, प्रोटीन होगा, मिनरल्स होंगे यानी कि तत्व होते हैं। ये तमाम प्रकार की जो चीज़ें होती हैं वो सब किसके दायरे में आते हैं? पोषण के दायरे में आते हैं। जैसे जो बॉडी बिल्डर होते हैं, जिम करने वाले होते हैं, वो किस चीज़ का ज़्यादा प्रयोग करते हैं? प्रोटीन का। वेट गेनर इसको बोला जाता है, या तमाम प्रकार से गेनर होते हैं, उन्हें प्रोटीन का वेटेज ज़्यादा होता है। तो प्रोटीन क्या काम करेगी? हमारे शरीर निर्माण में मदद करती है। जैसे ऊर्जा प्राप्ति के लिए, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हम क्या पीते हैं? ग्लूकोज पीते हैं। ग्लूकोज यानी कि उसमें क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। इसी प्रकार से और भी चीज़ें होती है, वसा होता है, फैट होता है, जो हमारी किसी न किसी प्रकार से रक्षा करता है, कार्य ऊर्जा देने का कार्य करता है। इन सब चीज़ों को शामिल किया गया है पोषण के अंतर्गत। तो पोषण यानी कि जो आप खाते पीते हैं, जिसके बलबूते पर आप अभी यहाँ पर बैठे हैं, देख पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं। क्लियर? तो पोषण का अध्ययन क्या कहलाएगा? ट्रैफोलॉजी। ट्रॉफोलॉजी, पोषण का अध्ययन ट्रॉफोलॉजी कहलाता है। पोषण सजीवों का लक्षण है। पोषण किसका लक्षण है? पोषण सजीवों का लक्षण है। सजीव है भैया, जीव है तो वो क्या करेगा? पोषण करेगा, खाएगा पिएगा, क्योंकि बिना खाए पिए तो जीवित रह नहीं पाएगा। भोजन में उपस्थित पोषक पदार्थों को तोड़कर उन्हें रक्त में मिलाना पोषण कहलाता है। अब जो हम भोजन ग्रहण करते हैं, उन भोजन में उपस्थित जो भी आवश्यक पदार्थ होते हैं, जो भी आवश्यक तत्व होते हैं, विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होता है, जो भी चीज़ें होती हैं, प्रोटीन होता है, उनको तोड़ फोड़ करके और रक्त में मिला देने का कार्य क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ पर है? हैदराबाद। राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ पर है? हैदराबाद। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर है? मैसूर में। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर है? मैसूर में। ये शब्दावली याद रखना है। पोषण का अध्ययन क्या कहलाता है? ट्रैफोलॉजी। पोषण किसका लक्षण है? सजीवों का लक्षण। जो सजीव होगा, जो जीव होगा, उनमें क्या होगा? पोषण की प्रक्रिया होगी। इसमें इसका पोषण का काम क्या होता है? भोजन में उपस्थित आवश्यक तत्वों को, पदार्थों को तोड़ फोड़ करके रक्त में मिला देना। राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ पर है? हैदराबाद में। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर है? मैसूर में। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर है? मैसूर में। यह संस्थान हमें देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट, भोजन के अवयव यानी कंपोनेंट्स ऑफ फूड। भोजन में कौन कौन से अवयव होते हैं? जो हम भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं, जो हम भोजन खाते पीते हैं, इनमें कौन कौन से तत्व होते हैं? तो क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट होगा। कार्बोहाइड्रेट एक प्रकार की क्या है? शर्करा। जो भी मीठा पदार्थ होगा, मिठास जिसमें होगी, उसे हम क्या बोलेंगे? कार्बोहाइड्रेट। वसा, फैट, चर्बी। बोलते ना तुम्हें बहुत चर्बी चढ़ गई है ना, तो वो हम जो बोलते हैं वो अलग सेंस में बोलते हैं, वो एक
अलग किसी को गुमान घमंड टाइप का हो जाता है, उस तरह से बोलते हैं चर्बी। वसा फैट चर्बी कहलाती है मोटापा, व्यक्ति का पेट में कहलाना, वो किस कारण, वसा फैट के कारण मोटापा जो उसमें अतिरिक्त चीजें स्टोर हो जाती हैं, वसा फैट। जैसे कहाँ मिलेगा ये हमें, ऑयली चीजों में, तेलीय चीजों में, जैसे तेल होता है, रिफाइंड हो गया, डालडा हो गया, घी हो गया, दूध हो गया, यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, वसा फैट मिलेगा। प्रोटीन, और क्या होता है, प्रोटीन। प्रोटीन दालों में सबसे ज्यादा हमें देखने के लिए मिलता है, जो हम ग्रहण करते हैं, हम यूज करते हैं। विटामिन, विटामिन का काम क्या होता है, शरीर में रोगों से रक्षा करना, शरीर की रोगों से रक्षा करना, विभिन्न प्रकार का कंट्रोल विटामिन के पास, और विभिन्न प्रकार के विटामिन होते हैं। खनिज लवण, मिनरल्स, खनिज लवण यानी कि मिनरल्स, जैसे हमारे शरीर को कौन कौन से खनिज मिनरल्स की आवश्यकता होती है, जैसे आयरन हमारी बॉडी में हम सब्जियों के माध्यम से खाते हैं, ऐसे विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म और बृहद मिनरल्स हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, हमारे भोजन के साथ मिलते हैं। वाटर यानी कि जल, मोटा चारा या इसको बोला जाता है रुक्षांश, मोटा चारा इसको बोला जाता है रुक्षांश। इस 7 अवयव क्या होते हैं, हमारे भोजन के अवयव होते हैं, जिनको हम ग्रहण करते हैं, ये हमारे लिए कंपलसरी होता है। ये 7 अवयव भोजन के प्रमुख होते हैं। कितने अवयव होते हैं भोजन के, तो भोजन के 7 अवयव होते हैं, ये लिखा भी हुआ है, भोजन के कितने, भोजन के 7 अवयव, मुख्य अवयव होते हैं। कौन कौन से, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, जल और रुक्षांश यानी कि मोटा चारा। ये मोटा चारा यानी कि जो हम साग सब्जियां वगैरह खाते हैं, तो उसमें जो डंठल या जो भी चीजें रेशेदार चीजें जो होती है, वो इसमें शामिल हो जाती हैं। आवश्यकता के आधार पर अब हम पोषण को या भोजन को किसके आधार पर बांटेंगे, आवश्यकता के आधार पर। किस प्रकार की आवश्यकता, अब 2 प्रकार भोजन के स्रोत होते हैं या अवयव होते हैं, एक बृहद दीर्घ मुख्य गुरु, एक ही है, उसी को बृहद बोलते हैं, उसी को दीर्घ बोलते हैं, उसी को गुरु बोलते हैं, उसी को मुख्य बोलते हैं, और दूसरा लघु या सूक्ष्म। कौन कौन सा होगा, एक होगा बृहद, एक होगा बृहद दीर्घ मुख्य या गुरु, और दूसरा क्या होगा, लघु या सूक्ष्म, दूसरा क्या होगा, लघु या सूक्ष्म। 2 प्रकार से हम भोजन के अवयवों को बांट देते हैं, एक वैसे जो हमें ज्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है, एक ऐसी जो हमें कम मात्रा में आवश्यकता होती है। ज्यादा मात्रा में कौन आएगा, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, इनकी मात्रा ज्यादा हमें आवश्यकता होती है। और विटामिन, खनिज लवण, जल, मोटा चारा, इनकी कैसी होती है, सूक्ष्म मात्रा की आवश्यकता होती है, सूक्ष्म हमारी बॉडी में सूक्ष्म रूप से कार्य करते हैं। तो बृहद कौन कौन से हो जाएंगे, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, सूक्ष्म कौन कौन से हो जाएंगे, विटामिन, खनिज लवण, जल और रुक्षांश, और क्या होगा, मोटा चारा यानी कि रुक्षांश। भोजन का वर्गीकरण काय के आधार पर, कार्य के आधार पर, उनके कार्यों के आधार पर हम भोजन का वर्गीकरण कैसे करेंगे, कार्यों के आधार पर भोजन का वर्गीकरण। ऊर्जा प्रदान करने वाला, अब हमें कौन सा तत्व, कौन सी चीज क्या देता है, ऊर्जा देता है, ऊर्जा प्रदान करने वाले। ऊर्जा प्रदान करने वाले कौन कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। कौन कौन सा, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, इनसे हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो ऊर्जा देने वाले अवयव कौन से हो जाएंगे, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। शरीर का निर्माण करने वाले, शरीर का निर्माण करने वाले, तो शरीर का निर्माण करने वाले कौन होता है, प्रोटीन, खनिज लवण व जल, प्रोटीन, खनिज लवण व जल। जैसे हमने अभी बताया था, जिम वाले जो लड़के होते हैं, जो भी व्यक्ति होते हैं जिम वाले, वो क्या करते हैं, प्रोटीन लेते हैं, प्रोटीन का यूज, अतिरिक्त एक्स्ट्रा प्रोटीन पाउडर वगैरह, प्रोटीन का ये सब, रैपिड मास, तमाम प्रकार के जो गेनर आते हैं उनका प्रयोग करते हैं, उनमें क्या होता है, प्रोटीन होता है। हाँ जात, अच्छी बात है, जाओ। क्या, ये तो कोई ऐसा नहीं है, जिम का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप वो जिम, यदि आपके पास देखो, जिम हमारे ख्याल से क्या है, जो बहुत प्रोफेशनल व्यक्ति है, अब इनको और समय नहीं है तो उनका एक फिक्स समय हो जाता है। आप गांव के लड़के हैं, सुबह से उठेंगे 5 बजे, 2 घंटे रनिंग कराएंगे, अपने खेत खुदा पे जाएंगे, खुद कुछ
डम्बल अम्बल कर के वैसी हो जाती है। यदि आपके पास समय है तो को आप, मैं उसका विरोधी नहीं हूँ, हालांकि मैं भी पिछले कई सालों में सोच रहा हूँ जिम जाऊंगा, लेकिन आज तक नहीं जा पाया। बीच में 4-5 दिन गया था, फिर नहीं जा पाए। समय ही नहीं मिलता है यार, अपने लिए तो समय नहीं मिल रहा है, और अपने निजी कामों के लिए अब अलग से जिम के लिए कहाँ से समय मिलेगा। इतना ऐसा होता है, यदि आपके पास है तो। मैं खुद रोज सोचता हूँ कि अब सुबह से मैं जल्दी उठूंगा और सुबह से थोड़ा एक्सरसाइज। अरे क्या जल्दी उठे, 5 बजे तो अबे भी उठा था। अबे उठा जब 5 बजे तैयार में यार होकर, सब रूटीन जो सुबह का होता है, जब जाके कोचिंग यहाँ समय पे पहुंच पाते हैं। अब 8 बजे आ जाते हैं हम तो, अब इसके पहले कहाँ उठे, 4 बजे उठे फिर तो नहीं नहीं कर पाते। और कब 12 बजे, कभी जैसे हम जल्दी सो जाते हैं कोशिश में, तो कभी कभार लेकिन 12 भी बज जाते हैं, तो फिर नहीं हो पाता है। क्या है, शरीर का निर्माण करने वाले क्या होते हैं, प्रोटीन, खनिज लवण व जल। सुरक्षा प्रदान करने वाले, शरीर को सुरक्षा कौन देते हैं, सुरक्षा प्रदान करने वाले, या उनको क्या बोलते हैं, उपापचयी नियंत्रक। शरीर की रक्षा करने वाले या उपापचयी नियंत्रक तो कौन होते हैं, विटामिन, खनिज लवण व जल व प्रोटीन। इसमें यदि हम बात करें प्रमुख रूप से, तो यहां से प्रोटीन को हटा सकते हैं। प्रोटीन का काम क्या होता है, शरीर का निर्माण करना, शरीर का निर्माण करना। यहाँ शरीर की रक्षा के लिए हम मिनरल्स को मान सकते हैं, जल को मान सकते हैं और विटामिन को मान सकते हैं। सबसे प्रमुख होता है विटामिन, सबसे प्रमुख क्या होता है, विटामिन। बाकी शरीर निर्माण है प्रोटीन, खनिज लवण जल तो आपको हर जगह मिलेगा, क्योंकि ये नॉर्मल सी चीजें हैं, इनका तो हर उसमें भोज्य पदार्थों में शामिल होना ही होना है। और ऊर्जा की बात करें तो ऊर्जा कौन देगा आपको, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। अब सबसे ज्यादा ऊर्जा किससे मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से। यदि बोलेगा प्रति इकाई सबसे ज्यादा ऊर्जा किससे मिलती है, तो वसा से मिलेगी। तात्कालिक ऊर्जा की यदि बात करेगा, हालांकि रहेगा आगे पॉइंट रहेंगे वहां उसको पढ़ेंगे। तात्कालिक ऊर्जा की बात करेगा कि हाल के हाल फटाफट फुर्ती में ऊर्जा कौन दे, कार्बोहाइड्रेट। कौन देता है, कार्बोहाइड्रेट। और एक प्रति इकाई सबसे ज्यादा ऊर्जा कौन देता है, तो वो वसा देता है। यानी कि 1 ग्राम यदि वसा को तोड़ेंगे, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेंगे, तो सबसे ज्यादा ऊर्जा मिलेगी हमें वसा से। यदि हाल के हाल ऊर्जा की बात करें, हाल बोलते हाल लगाओ हाल फायदा, हाल पियो हाल फायदा। आप हाल के हाल कार्बोहाइड्रेट का यूज करोगे, आपको एनर्जी मिल जाएगी, जैसे ग्लूकोज वगैरह, या जो कार्बोहाइड्रेट में कार्बोहाइड्रेट शामिल होता है और मिनरल्स होते हैं, आप मिलेगा आगे। ये तो वैसा क्वेश्चन हो गया, 10 रुपए वाला बिस्कुट कितने का दिया आगे, भोजन में सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करने वाला स्रोत क्या है, कार्बोहाइड्रेट। भोजन में सबसे ज्यादा ऊर्जा प्रदान करने वाला स्रोत क्या है, कार्बोहाइड्रेट। प्रति ग्राम भोजन में सर्वाधिक ऊर्जा कौन देता है, वसा। प्रति ग्राम भोजन में यदि नॉर्मल पूछेगा कि सर्वाधिक ऊर्जा देने वाला कार्बोहाइड्रेट, प्रति इकाई लगा दिया, प्रति इकाई सर्वाधिक ऊर्जा देने वाला तो वसा हो जाएगा। और तात्कालिक ऊर्जा देने वाला कार्बोहाइड्रेट। तुरंत ऊर्जा देने वाला कौन सा होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। तुरंत हाल फिलहाल में ऊर्जा आपको दे देता है कौन, कार्बोहाइड्रेट। जैसे देखा होगा ना, क्रिकेटर होते हैं, यानी कोई भी प्लेयर हो गए या धावक हो गए, वो क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट। अब वो बात अलग है कि हम भैया मिडिल क्लास वाले, तो हम पीते हैं ग्लूकोज, हमारे लिए ग्लूकोज ही बहुत है। अब वो कार्बोहाइड्रेट ही होता है, लेकिन पित्त सत्ता अलग अलग हो जाती है, तो वो अलग चीज रहती है उनकी, रहेगा कार्बोहाइड्रेट, ये तो क्लियर रहेगा। तो कार्बोहाइड्रेट वो उसको पियेंगे तो हाल के हाल एनर्जेटिक हो जाते हैं, चीजें होती है। अब बस पित्त सत्ता बदल के उसके अलग अलग हो जाते हैं, कौन सा कार्बोहाइड्रेट, हमारे लिए ग्लूकोज ही सब कुछ है, क्योंकि हम तो, और वो भी ग्लूकोज ही बिना पानी में मिलाई खाने में बहुत मजा आता है ना, सूखा खाने में। एक कारण के देखो अभी जीवी बाहर निकल आई उसकी, तो अच्छा लगता है। अरे पानी में स्वाद नहीं आता है। बाकी कार्बोहाइड्रेट क्या होगा, जैसे तात्कालिक ऊर्जा कैसे मिलती है कार्बोहाइड्रेट से, यदि हम बात करें, जैसे हमने कोई भोज्य पदार्थ ग्रहण किया, अब भोज्य पदार्थ ग्रहण करने के बाद हमें क्या होगा, और भोजन का पाचन होगा, तोड़ फोड़ होगी, फिर ऊर्जा बनेगी। यानी कि पाचन, अपशोषण से पहले क्या हुआ, हमने भोजन को ग्रहण किया, फिर पाचन, फिर अपशोषण, फिर स्वांगीकरण। जब स्वांगीकरण होगा तो ऊर्जा बनेगी। जबकि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, ऑलरेडी पचा हुआ होता है। कार्बोहाइड्रेट ऑलरेडी पचा हुआ होता है, और क्या होगा, जैसे ही हमने पिया और काम करना शुरू कर देगा हाल के हाल,
हाल के हाल काम करना शुरू कर देता है, इसलिए इससे तात्कालिक ऊर्जा प्राप्त होती है। जबकि वही चीज जैसे कार्बोहाइड्रेट तो फलों में होता है, भोज्य पदार्थों में होता है, तो हमें हाल के हाल ऊर्जा चाहिए तो हम क्या करें, फल खा लें, फ्रूट्स खा लें, भोजन कर लें, तो कार्बोहाइड्रेट तब भी मिलेगा लेकिन टाइम लगेगा। क्या लगेगा, टाइम लगेगा। पहले उसका पाचन होगा, तोड़ फोड़ होगी, फिर उससे अवशोषण होगा, फिर ऊर्जा बनेगी, आपको कार्बोहाइड्रेट जब अलग अलग छांट लिया जाएगा। जबकि प्योर आपने कार्बोहाइड्रेट ही पी लिया तो आप पाचन होगा क्या, वो ऑलरेडी पचा हुआ है, तो क्या होगा, सीधा काम करना शुरू कर देता है। इसलिए कार्बोहाइड्रेट तात्कालिक ऊर्जा प्रदान करता है। संतुलित भोजन, वह भोजन जिसमें भोजन के सभी अवयव शामिल होते हैं, इनका अनुपात निश्चित होता है। सभी अवयवों का अनुपात कैसा होता है, निश्चित होता है। उसे क्या कहते हैं हम, संतुलित भोजन कहते हैं, संतुलित भोजन कहते हैं। अब क्या करो, तुम सिर्फ रोटी रोटी खाते रहो, सब्जी ना खाओ, कि सिर्फ सब्जी सब्जी खाते रहो, तो संतुलित होगा का। आप रोटी भी खाते हो, सब्जी भी खाते हो, अचार वगैरह सलाद वगैरह भी खाते हो, दूध भी खाते हो, पानी भी पीते हो, कभी कभार समोसे वमोसे भी खा लेते हो, कभी कभार थप्पड़ अप्पड़ भी खा लेते हो भाई वो भी तो पोषण है, क्योंकि जब तक कुटाई नहीं होती जब तक हमारा दिमाग स्थिर कहाँ होता है। तो सबका अनुपात निश्चित बना होता है। प्रतिदिन भोजन का भाग, कार्बोहाइड्रेट लगभग कितना, 400 से 600 ग्राम आवश्यक होता है बॉडी को प्रतिदिन, जनरल सामान्यतः। वसा लगभग 60 से 80 ग्राम, प्रोटीन लगभग 80 से 100 ग्राम, ऊर्जा की मात्रा लगभग 3000 कैलोरी। प्रतिदिन कितनी आवश्यकता हो, 3000 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता। और जो मानव शरीर की ऊर्जा होती है ये वाली ऊर्जा भोज्य पदार्थों से इस प्रकार से वाली ऊर्जा, तो उसको क्या मापते हैं हम, कैलोरी में मापते हैं। क्या मापते हैं, कैलोरी में मापते हैं। वेकांश उते की हाँ देख रहे हैं, इत हम तो हैं ते वो तो करण हाँ देखे, फिर जिम की याद आ गई। जिम का नाम लेते कितना खुश हो गया, देखा खाद्य पदार्थ की ऊर्जा को मापा जाता है, क्या मापा जाता है, कैलोरी में मापा जाता है। और जो कैलोरी मापने वाला यंत्र होता है वो क्या होता है, खाद्य पदार्थ की ऊर्जा मापने वाला है बॉम्ब कैलोरी मीटर। क्या होता है, बॉम्ब कैलोरी मीटर यहाँ पर यंत्र होता है। प्रतिदिन आवश्यक ऊर्जा, पुरुष को 2400 कैलोरी की और महिला को 2100 कैलोरी की प्रतिदिन। पुरुष को महिला से ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कार्बोहाइड्रेट, अब क्या है, कार्बोहाइड्रेट जो हमने पढ़ा है, कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा आवश्यक होता है। भोजन का सबसे बड़ा भाग, भोजन का सबसे बड़ा भाग क्या है, कार्बोहाइड्रेट। इसका निर्माण कैसे होता है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अनुपात से 1:2:1 के अनुपात में होता है। कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, हर्ष का क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन किस अनुपात में होता है, 1:2:1 में। जैसे हम बात करेंगे ग्लूकोज C6H12O6, ये क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट। क्या है, कार्बोहाइड्रेट। अब इसमें क्या अनुपात है, 6:12:6, 1 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 एकम 6। क्या अनुपात में, 1:2:1। कोई भी कार्बोहाइड्रेट रहेगा उसमें कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा और ऑक्सीजन होगा, और किस अनुपात में होगा, 1:2:1 में होगा। यदि हम इसको मान लें, इसको कहते हैं हम 12 24 12, तो ये क्या बन जाएगा, अनुपात तो वही रहेगा लेकिन शक्कर का बन जाएगा, शुगर का बन जाएगा। इस प्रकार से कोई भी कार्बोहाइड्रेट होगा इसी अनुपात में होता है। तुरंत ऊर्जा देने वाला स्रोत व शक्ति प्रदान करने वाला स्रोत है। ये तुरंत ऊर्जा देता है, वह हमें शक्ति भी प्रदान करता है। इसके अन्य नाम क्या है, सैकेराइड। इसको और क्या बोलते हैं, सैकेराइड के नाम से भी इसको कार्बोहाइड्रेट को जाना जाता है। शरीर में 2 प्रकार से प्राप्त होता है, एक तो स्टार्च से। कार्बोहाइड्रेट जो हमें शरीर में प्राप्त होगा वो किसके माध्यम से, स्टार्च, जिसको मंड बोला जाता है, स्टार्च या उसको क्या बोला जाता है, मंड। ये कहाँ होता है, अनाजों के माध्यम से प्राप्त होता है। सभी अनाजों में क्या होगा, स्टार्च, या उसी को मंड बोलते हैं, सभी अनाजों में होगा। और जब सभी अनाजों में स्टार्च है तो सभी अनाजों में क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। अब सबसे ज्यादा स्टार्च या सबसे ज्यादा जो मंड होता है कहाँ पाया जाता है, अनाज में। जैसे गेहूं होता है, गेहूं के ऊपर की फुकलन, हम आटा वो गेहूं को पिसा के लाते हैं, आटा बन जाता है, उसको छालते हैं, तो ऊपर जो बचती है ना, छल्लोसन बोलते हैं,
है ना। छल लोशन को अब सबसे ज्यादा ऊर्जा किसमें है, उसी छल लोशन में है। अब वो हम किसको खिला देते हैं, भैंस को, गाय को, जबकि सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है उसी छल लोशन में, क्योंकि उसमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट। जो ऊपरी परत होती है उसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट में सबसे ज्यादा ऊर्जा, तात्कालिक ऊर्जा, शरीर के लिए ऊर्जा सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट में। और हम कार्बोहाइड्रेट किसको दे रहे हैं, गाय भैंस को। हालांकि पूरा नहीं देते हैं, कुछ आटा में भी मिल जाता है, पूरा थोड़ी ना इतना मोटा मोटा थोड़ी पिसवाते हैं, वो एकदम एक्स्ट्रा बचता है। हालांकि जो आप एकदम महीन पिसवा लेते हो, जैसे या जो पैकेट्स वाला आटा होता है वो एकदम से पिसा रहता है, उसमें बिल्कुल ही पीस दिया जाता है, उसको उसी में मिक्स कर दिया जाता है। तो स्टाइल एक प्रकार से फायदे वाला होता है। ज़्यादा पतले आटे की भी रोटी नहीं खानी चाहिए, नॉर्मल ठीक ठाक उसका रहना चाहिए। और शर्करा सभी मीठे खाद्य पदार्थ या पदार्थों में प्राप्त होती है, जो सर एक प्रकार से सैकराइड, सैकराइड यानी कि शर्करा। शर्करा जो होगी वो कहाँ से प्राप्त होगी, हमें सभी प्रकार के मीठे खाद्य पदार्थों से। जो भी मीठे खाद्य पदार्थ होंगे, फल वगैरह होंगे, उनमें क्या होगी, शर्करा। जैसे आलू, आलू में भी क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, मिठास होती है थोड़ी बहुत उसमें होती है, जो भी मिठास वाले जैसे और भी चीजें होती हैं, तो उनमें सब में क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट यानी कि शर्करा। सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट काय में होता है, अनाज में, चावल, फल में। फल में कौन, यानी कि यदि हम अनाज में बात करें तो चावल में होते ना, वो तो देखा होगा, चावल बनते हैं, पकते हैं वो, तो उसका वो पानी जो रहता है उसको क्या बोलते हैं, माड़, क्या बोलते हैं, माड़ कुछ बोलते हैं ना। सबसे ज्यादा अपने यहाँ पे हम पिछले तो नहीं है वो चीज, अपने यहाँ तो उसको यूज ही नहीं करते हैं। जो बोरवेल साहब वाले आते हैं ना, बोरिंग मशीन वाले, उनको अपन लोग उन्हीं को जानते हैं कि वो सबसे ज्यादा वो पीते हैं। चावल बनाएंगे, उसका जो रहेगा उसको निकालेंगे, पी जाएंगे। क्यों पी जाएंगे भैया, उसमें सबसे ज्यादा एनर्जी है, तो चावल में सबसे ज्यादा क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। अब जो ऊपरी हिस्से में होता है, और अब वो पकेगा तो उसका छूट छूट के पानी में वो घुल जाएगा। अब वो हम फेंक देते हैं, हम बचा जो उसका बाकी का पदार्थ वो हम खा लेते हैं, बाकी जो मेन चीज थी वो तो हम फेंक ही दिया, लेकिन वो नहीं फेंकते हैं, वो उसको पी लेते हैं स्वाद के साथ। तो भैया वो एनर्जी भी रहती है उनमें, उस प्रकार से उनका शरीर भी रहता है कि नहीं। तो चावल में सबसे, अनाज में सबसे ज्यादा चावल में, और फल में सबसे ज्यादा केला में, और सब्जी में सबसे ज्यादा आलू में। और हमारे यहाँ फेमस सब्जी आलू, सूखा आलू, गीला आलू, आलू टमाटर, आलू बैंगन, आलू गोभी, पत्ता गोभी, पत्ता गोभी आलू, कोई ना कोई आलू, आलू को सबके साथ मिला देते हैं। तो मतलब 7 दिन में से 4 दिन कम से कम बनेगी आलू की सब्जी, मतलब आलू तो उसमें होगा। अब कभी हाँ सब 7 भी दिन बन जाते, 7 भी, कभी दाल ही बन जाए तो उसमें आलू नहीं मिलेगा, बाकी कुछ भी बनो आलू, आलू भी हो जाएगा। यही तो पाया जाता कार्बोहाइड्रेट। कहाँ पूरे नहीं नहीं, पूरे आलू उसमें, छिलके में नहीं, वो तो उसमें पूरा जो मेन उसका योग खाने योग्य होता है। अब देखो दिया गया ना, अनाज में सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाएगा, चावल में, फल में सबसे ज्यादा केला में, और सब्जी में सबसे ज्यादा आलू में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। प्रमुख शर्कराएं, प्रमुख शर्कराएं जो किसका रूप है, कार्बोहाइड्रेट का ही रूप है। प्रमुख शर्कराएं हैं जो जैसे मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड सबसे सरल शर्करा, डाइसैकेराइड उससे थोड़ा जटिल शर्करा, मोनो से जटिल, और पॉलीसैकेराइड सबसे जटिल, पॉलीसैकेराइड सबसे जटिल। मोनोसैकेराइड जो हमें पचाने की आवश्यकता ना हो, डाइसैकेराइड थोड़ा बहुत पाचन करना हो जो मानव पचा लेता है, लेकिन पॉलीसैकेराइड मानव पचा ही नहीं पाता है। काय में होता है, जैसे कोशिका भित्ति वगैरह होते हैं, सेल्यूलोज, सेल्यूलोज वगैरह, तो उसमें पाया जाता है मोनो पॉलीसैकेराइड। जो कौन पचा पाते हैं, जानवर पचा पाते हैं, मानव उनको नहीं पचा पाता है, इस चीज को याद रखना है। अब जो आपको क्या मिलेगी,
कहाँ गया? क्या रहेगा? मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड का सूत्र C6H12O6, नॉर्मल जो ग्लूकोज होता है, नॉर्मल जो ग्लूकोज होता है। इसमें क्या क्या रहेगा? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। मोनोसेकेराइड में कौन कौन सी शर्करा होती है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। नाम याद रखना है क्योंकि एग्जाम्पल में दे देगा निम्नलिखित में से बताओ कौन सी मोनोसेकेराइड है, तो इसके रहेंगे, इसके रहेंगे, इसके रहेंगे, तो कौन सा आपको सबके याद रखना है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। कौन सी शर्करा? मोनोसेकेराइड शर्करा। डाइसेकेराइड शर्करा C12H22O, C12H22O11, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या रहेगा? माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज। कौन सी शर्करा? डाइसेकेराइड शर्करा, डाइसेकेराइड शर्करा, जो इससे क्या होगी? जटिल होगी, मोनो से जटिल होगी। पॉलीसेकेराइड सबसे जटिल, पॉलीसेकेराइड सबसे जटिल। स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज, काइटिन, इंसुलिन। स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज, काइटिन, इंसुलिन, ये सब कैसी होती है? पॉलीसेकेराइड शर्करा होती है, जिस शर्करा को मानव द्वारा पचाया नहीं जा सकता है। पॉलीसेकेराइड को मानव द्वारा पचाया नहीं जा सकता है, ये मानव उपयोग इनका नहीं करता है। क्लियर? चार्ट याद रखना, सबके नाम याद रखना। पहले तो शर्करा कितनी प्रकार की? 3 प्रकार की, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। मोनो में कौन, डाई में कौन और पॉली में कौन? स्टार्च, अब जो स्टार्च है, स्टार्च किस में संचित होता है? अब जो आपको डाइसेकेराइड दो, कुछ मोनोसेकेराइड मिलाए क्या बनेगा? डाइसेकेराइड। लगभग 1 से अधिक मोनोसेकेराइड, 2, 4 ऐसे, और लगभग 10 या इससे अधिक जो मोनोसेकेराइड मिल जाएंगे तो क्या बनेगा? डाइसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड क्या बनेगा? पॉलीसेकेराइड। अब अत्यधिक जब ग्लूकोज होगा, ग्लूकोज क्या है? मोनोसेकेराइड, अत्यधिक ग्लूकोज मिल जाएगा तो उसी से बनेगा स्टार्च, उसी से बनेगा ग्लाइकोजन, उसी से और चीजें, सेल्यूलोज वगैरह। तो अब यदि हम बात करें स्टार्च, जो स्टार्च होता है ये किसके पास होता है? संचित होता है पेड़ पौधों में। पेड़ पौधों में अतिरिक्त ग्लूकोज किस रूप में संचित होता है? स्टार्च के रूप में संचित होता है। पेड़ पौधों में अतिरिक्त ग्लूकोज किस रूप में संचित होता है? स्टार्च के रूप में संचित होता है, पादप में संचित होता है। पादप में संचित भोजन क्या है? स्टार्च। और यदि हम बात करें मानव में अतिरिक्त ग्लूकोज किस रूप में संचित होता है? ग्लाइकोजन। ये तो मैं बता भी चुका हूं जब व्याख्या में पढ़ाया था, तो कि मानव में अतिरिक्त ग्लूकोज किस रूप में संचित होता है? ग्लाइकोजन में। कौन संचित करता है? कौन संचित करता है? अभी नाम लिया, यकृत। कौन संचित करता है? यकृत, ग्लाइकोजन। जंतुओं में संचित भोजन क्या होता है? ग्लाइकोजन। सेल्यूलोज, मानव में पाचन नहीं होगा, सेल्यूलोज का पाचन मानव में नहीं होगा, परंतु जानवरों में इसका पाचन होता है। जो चारा वगैरह, घास वगैरह होती है उसमें क्या होता है? सेल्यूलोज होता है। काइटिन, काइटिन का क्या बना होता है? कवक का बाहरी त्वचा, कवक की बाहरी त्वचा काय की बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। फ्रक्टोज, फल व शहद की शर्करा क्या होती है? फ्रक्टोज। सर्वाधिक मात्रा कहाँ से होती है इसकी? मधुमक्खी के शहद से होती, मधुमक्खी के शहद में होती है। मधुमक्खी द्वारा जो शहद लगाई जाती है उसमें सबसे ज्यादा मात्रा किसकी होती है? फ्रक्टोज की होती है। फल व शहद में भी किसकी होती है? फ्रक्टोज की सबसे ज्यादा मात्रा होती है। ग्लूकोज, अंगूर की शर्करा। अब यहाँ से आप कहे इसके भाग आ गए हैं अलग अलग। फ्रक्टोज क्या है? फल की शर्करा, शहद की शर्करा। सबसे ज्यादा फ्रक्टोज कहाँ पाई जाती है? मतलब शहद में पाई जाती है व फलों में पाई जाती है। अब हम बात करें ग्लूकोज, ग्लूकोज तो अंगूर की शर्करा कहा जाता है किसको? ग्लूकोज को। अंगूर की शर्करा कहा जाता है, तुरंत ऊर्जा देने वाली शर्करा कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख स्रोत है, तुरंत ऊर्जा देने वाली शर्करा। कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख रूप कौन सा है? ग्लूकोज, यानी कि मोनोसेकेराइड। अन्य नाम क्या है इसके? रक्त शर्करा, द्राक्ष शर्करा, किसके? ग्लूकोज के। अब क्या है? गैलेक्टोज, मस्तिष्क शर्करा या ब्रेन शुगर के नाम से इसको
जाना जाता है, गैलेक्टोज को। गैलेक्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज किस प्रकार की शर्करा है? मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड? ये कैसी है? मोनोसैकेराइड। अब है आगे माल्टोज। माल्टोज क्या है? बीज या अनाज की शर्करा। इसे क्या कहा जाता है? बीज या अनाज की शर्करा कहा जाता है माल्टोज को। सर्वाधिक मात्रा काय में होती है माल्टोज की? जौ में। जो जौ होती है, जुनई वगैरह जो होती है, बाजरा, इनमें पाया जाता है। सुक्रोज, गन्ने की शर्करा, यानी गन्ने में पाया जाता है सबसे ज्यादा कौन सी शर्करा? सुक्रोज। अभी गन्ने के ठेले जगह जगह लगे मिलेंगे, अब तो गर्मियों का सीजन आ गया है। अन्य नाम क्या है इसका? रसोई घर की शर्करा, कैन शुगर, गन्ने को कैन बोलते हैं, कैन शुगर, प्रतीप शर्करा या व्यापारिक शर्करा, या व्यापारिक शर्करा। इतने नामों से जाना जाता है किसको? सुक्रोज को। प्रमुख सबसे ज्यादा प्रचलित है इसका कैन शुगर, गन्ने की शर्करा सबसे ज्यादा प्रचलित नाम है। लैक्टोज, लैक्टोज क्या है? दुग्ध शर्करा। लैक्टोज क्या होती है? दुग्ध शर्करा, दूध में पाई जाने वाली शर्करा लैक्टोज। और किस दूध में? माँ के दूध में सबसे ज्यादा पाया जाता है। जो माँ का दूध होता है, माता का दूध जो होता है, उसमें सबसे ज्यादा लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। नॉर्मल तरीका से पूछेगा लैक्टोज शर्करा कहाँ पाई जाती है? दूध में पाई जाती है। किसके दूध में पाई जाती है? तो माता के दूध में सबसे ज्यादा लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा क्या है? फ्रक्टोज। सबसे मीठी प्राकृतिक, प्राकृतिक का मतलब क्या होता है? जो प्रकृति द्वारा प्राप्त हो, जिसको मानव ने हस्तक्षेप ना किया हो, मानव द्वारा कोई उसमें योगदान ना हो, प्रकृति द्वारा जो प्राप्त हो हमें, वो क्या होती है? प्राकृतिक। तो प्राकृतिक शर्करा क्या है सबसे मीठी? फ्रक्टोज, जो कहाँ पाई जाती है? फलों में। सबसे मीठी कृत्रिम शर्करा क्या है? सैकरीन। सबसे मीठी कृत्रिम, कृत्रिम का मतलब होता है जो व्यक्ति द्वारा बनाई गई हो, जो मानव द्वारा बनाई गई हो। सबसे मीठी कृत्रिम शर्करा कौन सी होती है? सैकरीन। और सैकरीन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? कुछ हिस्सा हम मान सकते हैं, लेकिन जो आइसक्रीम वगैरह होती है, आइसक्रीम वगैरह बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है सैकरीन का। क्योंकि आइसक्रीम कितनी मीठी होती है, यदि हम उसमें शक्कर डालेंगे तो जितने की 5 रुपया की आइसक्रीम आने और 5 से ज्यादा शक्कर है जाने में, तो फिर कंपनी वाले नुकसान में चले जाए। तो क्या होती है? सैकरीन होती है, जो शक्कर से कई गुना मीठी होती है और सस्ती होती है। शक्कर से कई गुना मीठी होती है। अगर 1 किलो शक्कर है तो पता नहीं कितना सैकरीन बन जाए, कई गुना, क्योंकि मीठी होती है सैकरीन। सैकरीन का प्रयोग काय में किया जाता है? आइसक्रीम वगैरह में। लिखा है क्या? शुगर फ्री शर्करा में इसका प्रयोग काय में किया जाएगा? आइसक्रीम वगैरह बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? सैकरीन का प्रयोग किया जाता है। शुगर फ्री शर्करा क्या होती है? सैकरीन। इसमें शुगर वगैरह नहीं होती, बस मीठी लगेगी, बाकी इसमें शुगर नहीं होती है। मधुमेह रोगी को मीठा खिलाने में दी जाने वाली शर्करा कौन सी होती है? सैकरीन। क्योंकि भैया वो मीठा स्वाद लगेगा लेकिन उसमें शुगर नहीं होगी, क्योंकि मधुमेह यानी कि डायबिटीज, और डायबिटीज में रक्त शर्करा ऑटोमेटिक बढ़ जाती है, क्योंकि इंसुलिन की कमी हो जाती है। इंसुलिन की कमी हो जाती है, रक्त शर्करा बढ़ेगी। ऊपर से और शर्करा, जैसे शुगर वाले होते हैं ना, मीठी चाय नहीं पीते, बिना शक्कर वाली चाय, क्योंकि अब बेचारे वो गए हैं कहीं, मतलब चाय के, मतलब कहीं किसी घर, अब उनसे बोले शक्कर नहीं सैकरीन डालो, भी कहाँ से ले आए सैकरीन? तुम जाओ पाओने तुम रन दो। तो शुगर फ्री यानी कि वो शक्कर अक्कर नहीं डालते हैं वे चाय में, है ना। स्टार्च, स्टार्च यानी कि मंड, इसका आयोडीन के विलयन के साथ क्रिया कर नीला रंग कर देता है। यानी स्टार्च को यदि आयोडीन के साथ मिलाया जाए तो उसका रंग कैसा कर देता है? वह नीला कर देता है। स्टार्च आयोडीन के साथ यदि उसको मिलाया जाए तो कैसा रंग कर देता है? उसका नीला कर देता है। भोजन में कार्बोहाइड्रेट नहीं हो तो शरीर की कार्य क्षमता कैसी हो जाएगी? कम हो जाएगी। शरीर काम ही नहीं करेगा, कार्य करने की क्षमता कैसी हो जाएगी? कम हो जाएगी। कार्बोहाइड्रेट शरीर के तापमान को भी नियंत्रित बनाए रखता है। कार्बोहाइड्रेट शरीर के तापमान को भी नियंत्रित बनाए रखता है। हमारे भोजन में सबसे प्रमुख है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट तो भोजन, मतलब कार्बोहाइड्रेट तो भोजन में शामिल होना ही होना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? पीछे का सब भूलते जा रहे हो, है ना? यस सर, पीछे का सब भूलते जा रहे हो अभी जो पढ़ा है हमने, तो क्या समझ में आ रहा है? हमारी तो समझे चाहे पहचाने के भूलत जाए। तो ऐसा होता है, दिमाग में ऐसी चीजें नहीं रहती हैं।
लेकिन दिमाग में चीजें जा रही हैं कि नहीं जा रही। जब एजाइड पीपीटी पढ़ाया जा रहा है तो उस समय समझ में आ रहा है चीजों की नहीं कि क्या है, कि वैसे सब ऊपर से निकलता जा रहा है। दोनों आ रहा है समझ में? समझ में नहीं आए तो बोलना। यहाँ टॉपिक से रिलेटेड चीजें या पढ़ाई संबंधित चीजों को पूछने में कोई रोक टोक नहीं। अब तुम कहोगे चल रहा है टॉपिक, तुमको भाई साहब समझ में नहीं आया पानी का है ऐसा हमारे खेत में किसी कम घड़ी को मतलब का है तो जे तो ई लाए तो कटाई हो जाए। लाने अपने रामलाल श्यामलाल दुनिया भर के लाल लाल रखे हैं, फिर कटाई के लाने, ठीक है ना। आगे प्रोटीन। अब क्या है अगला? प्रोटीन। प्रोटीन क्या काम करता है? प्रोटीन क्या खोज करता है? मसल्स के यानी कि बॉडी का निर्माण करता है, शरीर में। खोज किसने की? इसने जेरार्डस जोहानसन मुल्डर। कितना बड़ा नाम है, जेरार्डस जोहानसन मुल्डर। केवल इसका नाम देखने के लिए मिलेगा मुल्डर। क्या मुल्डर? कब से कब? 1837 से 1838, यानी 1837 में। नाम किसने दिया? जॉन्स जैकब बर्जिलियस, 1838 में। इसके निर्माण में कौन कौन होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन व नाइट्रोजन भी इसमें होता है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन व नाइट्रोजन प्रोटीन निर्माण में होता है। जैसे आप गैनर लोगे ना, गैनर, तो उसमें डिब्बा को जब देखना उसमें ये सब अनुपात लिखा होगा, कार्बन कितना है, हाइड्रोजन कितना है, ऑक्सीजन कितना है, नाइट्रोजन कितना है, ये सब चीजें उस पर लिखी हुई रहती है। बहुलक किसका है? प्रोटीन किसका बना होता है? आप कुटोगे, प्रोटीन किससे मिलकर बनी होती है? CnOn। अब तो हमें कूटने का मौका मिल गया। एक प्रोटीन का निर्माण किससे मिलकर होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, 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 कार्बन। इतना आओ सुमित, आओ। हम तुम्हारे कार्य को इंतजार करेंगे। अब बताओ प्रोटीन का निर्माण किससे मिलकर होता है? अमीनो एसिड से मिलकर, अमीनो अम्ल से मिलकर होता है। खड़े रहो, हर्ष आ जाओ जल्दी लाइन में। बताओ एक प्रोटीन का निर्माण किससे मिलकर होता है? प्रोटीन का निर्माण किससे होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, सल्फर, आयरन ठीक है। अब आ जाओ विकांत, किससे मिलकर होता है? अमीनो अम्ल से होता है। वाह। आ जाओ अरविंद, किससे मिलकर होता है प्रोटीन का निर्माण? अमीनो अम्ल से। आ जाओ अब, हो जाओ खड़े, किससे मिलकर होता है? अमीनो अम्ल से। कितने अमीनो अम्ल से? 20। आ जाओ हर्ष जल्दी। कल ही हमने बताया था, है ना, अमीनो अम्ल या प्रोटीन का निर्माण 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से मिलकर होता है। बैठ जाओ। 10 आवश्यक अमीनो अम्ल और 10 अनावश्यक अमीनो अम्ल है या? बच गए तुम। क्या है बहुलक? क्या है इसका? अमीनो अम्ल 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से मिलकर होता है। 10 आवश्यक होते हैं, 10 अनावश्यक होते हैं, हम पहले ही क्लासेस में। इसमें इसका निर्माण यानी कहाँ गया? इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तत्व होते हैं, ऑक्सीजन नाइट्रोजन तत्व होते हैं। ये जो अमीनो अम्ल होंगे वो इसमें शामिल होंगे। ये तत्व, जब तत्व बोलेगा कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। बहुलक पूछेगा किससे मिलकर होता है, तो अमीनो अम्ल से। सर्वाधिक मात्रा क्या होती है इसकी? मतलब प्रोटीन सबसे ज्यादा किससे पाया जाता है? क्लोरेला शैवाल होता है, क्लोरेला से 72% प्रोटीन होती है। अब हम बात करें, एक होता है राजा के आसपास रहता है कोई ब्रोड़ा में, राजा से पूछना है नाम, जो राजा से बुलवाना, क्लोरेला नाम बोलो बोल नहीं पाता है वो। जो क्लोरेला नामक शैवाल होता है, इस शैवाल में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाई जाती है। कितनी प्रतिशत? लगभग 72% प्रोटीन पाई जाती है।
जिस शैवाल का उपयोग जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं, अंतरिक्ष यात्री अपने अंतरिक्ष यान में इस शैवाल का प्रयोग करते हैं। काय क्यों? क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है, तो वो अपने साथ ले जाते हैं भोज्य पदार्थ पोषण के लिए। अब वहां साग सब्जी बनवा के तो लेना जाए, मस्त बढ़िया टिफिन पैक करा, रोटी सब्जी बालूशाही रसगुल्ला बर्फी जो जो चीज है वो सब तो लेनी जाएगी वहां। तो अब उसके हिसाब से जो चीजें होती हैं उसको ले जाएंगे। तो इनमें क्या होता है, क्लोरेला नाम का जो शैवाल होता है इसको अंतरिक्ष यात्री अपने साथ अपने पोषण के लिए लेकर जाते हैं। कितना प्रतिशत प्रोटीन होता है इसमें? 72% प्रोटीन हमें क्लोरेला नामक शैवाल में देखने के लिए मिलता है। तो क्वेश्चन बनता है कि अंतरिक्ष यात्री कौन से शैवाल को अपने साथ लेके जाते हैं? क्लोरेला नाम के शैवाल को अपने साथ लेकर जाते हैं। स्पाइरुलिना शैवाल होता है, इसमें 65%। मशरूम होता है, मशरूम यानी कि एक मशरूम क्या एक प्रकार का कवक है, कितना प्रतिशत? 52%। और सोयाबीन में 42%। सबसे ज्यादा प्रोटीन किस दाल में? सोयाबीन में। दालों में यदि बात करें तो सोयाबीन में सबसे ज्यादा नहीं सबसे ज्यादा वो कुछ भी हो, बस सोयाबीन का कछु बना लो, सोयाबीन का कछु बना लो, सोयाबीन की बड़ी बहुत अच्छी लगे, फिर कछु बना लो, है ना। तो वो सोयाबीन में यानी कि इन दलहनी चीजों में सबसे ज्यादा सोयाबीन में, और कवक में सबसे ज्यादा क्लोरेला नामक शैवाल में, क्लोरेला शैवाल। और कवक में कौन सा कवक? मशरूम। कौन सा कवक? मशरूम। मशरूम देखिए किसी ने? कुकरमत्ता टाइप का होता है, जो कुकरमत्ता नहीं है वो कुकरमत्ता टाइप का जो हमारे यहाँ जमीन पर गंदगी में उग जाता है। आप हाँ आप जैसे बड़े बड़े स्टोर्स में जाओगे, जैसे ऑन डोर हो गया, कोई हो गया ऐसा, तो वहाँ पैकेट के पैकेट आते हैं, मशरूम की खेती की जाती है, मशरूम की खेती की जाती है, स्वच्छता के साथ खेती की जाएगी, वो लोग खाते हैं, लोग खाते हैं। मैं एक बार बताऊं, मैं एक बार कहाँ भोपाल था, तो हाँ शायद ऑन डोर गया किसी कोई सामान वामान लेने के लिए, सब्जी वब्जी या कुछ भी सामान लेने के लिए। मैंने वहां देखा ये मशरूम रखा हुआ था। अब वहां 2018 की बात है, इतना नॉलेज नहीं था। मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि हम लोगों ने तो वही देखा है अपने यहाँ जो कुकरमत्ता टाइप के जो हो जाते हैं, हम सोच रहे हैं यार समझ में नहीं आ रहा। अपने थे, मतलब एक दोस्त और था, हम लोग समझ में जा नहीं आ रही यार, अपने थे तो कुकरमत्ता ऐसी लगी रहे, और जे तो सजा के पैकेट में बना के रखे, वो भी बिक रहा है और महंगे बिक रहे। फिर उस समय पता चला कि वो अलग चीज है, ये मशरूम है वही रूप एक प्रकार का, लेकिन ये स्वच्छता के साथ इनकी खेती की जाती है। जैसी बाकी सब चीजों की खेती की जाती है, इसी प्रकार से मशरूम की भी क्या की जाती है? खेती की जाती है। फिर उनको निकाल के पैकेट से बना के उनको पैक करके और बेचा जाता है। लोग बाग उसको खाते हैं भैया, हम मिडिल क्लास वाले तो नहीं खाते हैं, जो खाने वाले होते हैं वो खाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा क्या लगभग प्रोटीन का सबसे ज्यादा प्रोटीन उसमें पाया जाता है। कितना प्रतिशत? 52%। यदि कवक में हम बात करें तो 52% प्रोटीन पाया जाता है। और क्या आगे इसकी कमी से यदि हम बात करें, प्रोटीन की क्या हो जाए? कमी हो जाए तो क्या होगा? एक होगा मैरास्मस रोग, दूसरा होगा क्वाशियोरकर रोग। प्रोटीन की कमी से दो प्रकार के रोग होते हैं, बचपन से पढ़ते आए, बचपन से नहीं 8 9 10 की क्लास से पढ़ा है हमने कि प्रोटीन की कमी से दो प्रकार के रोग होते हैं, एक मैरास्मस और दूसरा क्वाशियोरकर। मैरास्मस बच्चों में होता है, क्वाशियोरकर बड़ों में होता है। मैरास्मस होगा वह 0 से 1 वर्ष यानी कि बच्चों में बोलो, इसको कार्बोहाइड्रेट व प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। कौन सा? मैरास्मस। और क्वाशियोरकर 1 से 5 वर्ष तक के बच्चों में या प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। या सीधा सा याद रखो, बच्चों में होगा क्वाशियोरकर और बड़ों में होगा बड़ों में होगा क्वाशियोरकर, बच्चों में होगा मैरास्मस। ये उम्र का थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। प्रमुख प्रोटीन कौन कौन से होते हैं? संरचनात्मक प्रोटीन, रक्त। संरचनात्मक प्रोटीन में रक्त में कौन सा प्रोटीन होता है? एल्ब्यूमिन प्रोटीन। अस्थि में कौन सा होता है? ओसिन प्रोटीन। मांसपेशी में मायोसिन। और ये हमारे टॉपिक में पढ़ के आए, हर टॉपिक में पढ़ के आए। गुणसूत्र में कौन सा? हिस्टोन प्रोटीन। बाल, नाखून, खुर, सींग, चोंच, सल्क, केराटिन प्रोटीन इनमें पाया जाता है। पोषक प्रोटीन यदि हम बात करें तो सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है? सोयाबीन में सोया प्रोटीन, दाल में प्रोलामीन प्रोटीन, अंडे में एल्ब्यूमिन प्रोटीन, मक्का में जाइम्स प्रोटीन, गेहूं में ग्लूटीन प्रोटीन, कपास में गॉसिपिन प्रोटीन, दूध में केसीन प्रोटीन। अच्छा, दूध में कौन सी शर्करा? कौन सी शर्करा? लैक्टोज। दूध में लैक्टोज शर्करा और केसीन प्रोटीन।
रेशेदार तंतुमय प्रोटीन, रेशेदार तंतुमय प्रोटीन इसको कोलेजन व इलास्टिन बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? रेशेदार तंतुमय प्रोटीन कौन सी है? कोलेजन या इलास्टिन प्रोटीन। रक्षित प्रोटीन यानी कि रक्षा करने वाली प्रोटीन कौन सी होती है? फाइब्रिनोजन व प्रोथ्राम्बिन, फाइब्रिनोजन व प्रोथ्राम्बिन। ये क्या करता है? फाइब्रिनोजन और प्रोथ्राम्बिन क्या काम करता है? देख लिया। फाइब्रिनोजन और प्रोथ्राम्बिन क्या काम करता है? रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। हमने रक्त परिसंचरण तंत्र में पढ़ा था। अच्छा, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्राम्बिन जो प्रोटीन है वह रक्त के किस हिस्से में पाए जाते हैं? अब फिर कुटोगे, रक्त के किस हिस्से में पाए जाते हैं फाइब्रिनोजन और प्रोथ्राम्बिन प्रोटीन? ऑप्शन है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स या प्लाज्मा। आरबीसी। एक और सुमित नहीं मार, हम कब मारते हैं? फाइब्रिनोजन और प्रोथ्राम्बिन जो प्रोटीन है वो रक्त के किस हिस्से में पाए जाते हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स या प्लाज्मा? प्लेटलेट्स, आरबीसी। क्या है? प्लाज्मा नहीं है। हाँ, क्या है फिर? डब्ल्यूबीसी। अबे प्लेटलेट्स। क्यों नहीं पढ़ा? अर्थ आरबीसी। हाँ, थक्का जमाने प्लेटलेट्स मदद करते हैं, वो प्लेटलेट्स है। यहाँ प्रोटीन है फाइब्रिनोजन प्रोथ्राम्बिन। यार थोड़ी बहुत शर्म करो, हम कितने को मारे हैं। प्लाज्मा। रक्त में दो हिस्से पड़े हैं हमने, एक रुधिराणु यानी कि कणिकामय भाग, एक तरल भाग। तरल भाग क्या होता है? प्लाज्मा। प्लाज्मा में 90% लगभग पानी होता है, 10% प्रोटीन होती है। 10% प्रोटीन है फाइब्रिनोजन प्रोथ्राम्बिन, ये सब क्या होती है? प्रोटीन होती है। बाकी इधर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स इधर कणिकामय वाला हिस्सा होता है। अच्छा, आप बताओ रक्त में कौन सी प्रोटीन रक्त का थक्का जमने से रोकती है? शरीर के अंदर रक्त का थक्का जमने से रोकती है कौन सी प्रोटीन? ऑप्शन नहीं है इसमें। अच्छा दें, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्राम्बिन, हेपेरिन, ग्लोब्यूलिन। कौन सी प्रोटीन? हेपेरिन। हेपेरिन प्रोटीन होती है जो शरीर के अंदर रक्त का थक्का जमने से रोकती है। ब्लड वाले चैप्टर में, परिसंचरण वाले चैप्टर में हमने अच्छे से इन चीजों को पढ़ा था। एकदम से काम में बिजी मत रहो, काम सबके। हाँ, प्लाज्मा क्या है? फाइब्रिनोजन रक्त का थक्का बनाने वाली प्रोटीन है जो कहाँ पाई जाती है? प्लाज्मा में, रक्त के। हेपेरिन क्या है? रक्त को जमने से रोकने वाला प्रोटीन है, जमने से रोकता है, शरीर के अंदर जमने से रोकता है हेपेरिन। जंतुओं में सर्वाधिक पाए जाने वाली प्रोटीन कोलेजन। भारत में प्रोटीन का प्रचुर स्रोत दाल। बच्चे का प्रथम पोषक पदार्थ प्रोटीन। अब फिर कुटोगे, लेटेस्ट वाला क्वेश्चन। बच्चों में कौन सी ग्रंथि प्रोटीन निर्माण में सहायक होती है? हाँ, 15 साल के बाद खत्म। थाइमस। करण बताओ कौन सी होती है? करण निकोटा है, थाइमस है। चलो बताओ। अबे थाइमस, थाइमस ही है। कौन सी? थाइमस ही है, जो लगभग 14-15 साल की अवस्था तक एक्टिव रहती है, उसके बाद फिर अनएक्टिवेट हो जाती है। दूध का हल्का पीला रंग किसके कारण होता है? कैरोटीन प्रोटीन के कारण। प्रोटीन कोशिकाओं में होने वाली जैव रासायनिक क्रियाओं व कोशिका के विकास व मरम्मत हेतु आवश्यक, कोशिकाओं के विकास व मरम्मत हेतु आवश्यक होता है क्या? प्रोटीन। प्रोटीन से शरीर को नाइट्रोजन प्राप्त होता है, क्योंकि इसमें क्या होगा? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होता है। अब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो काय में होता है? कार्बोहाइड्रेट में भी होता है, लेकिन इसमें क्या होता है? नाइट्रोजन। तो क्या पॉइंट बनेगा कि प्रोटीन से नाइट्रोजन प्राप्त होता है। प्रोटीन नीलित होते एवं कास्टिक सोडा से क्रिया कर बैंगनी रंग देता है। प्रोटीन नीलित होते हुआ कास्टिक सोडा से क्रिया कर कैसा रंग देता है? बैंगनी रंग देता है। इधर हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था, कहाँ गया? स्टार्च वाला।
स्टार्च किसके साथ क्रिया करके रंग देता, स्टार्च आयोडीन के विलयन में नीला रंग देता है, ये याद रखना। स्टार्च आयोडीन के विलयन के साथ कैसा रंग देता है, नीला रंग देता है। और इधर यदि हम बात करें प्रोटीन की, प्रोटीन किसके साथ क्रिया करके कास्ट नीले थोथा व कास्टिक सोडा के साथ बैंगनी रंग देती है। स्कंदन प्रोटीन यानी कि रक्त को थक्का जमाने वाली प्रोटीन, फाइब्रिनोजन व प्रोथ्रोम्बिन। प्रति स्कंदन प्रोटीन रक्त का थक्का ना, स्कंदन यानी कि जमाव, स्कंदन यानी कि जमाव, प्रति स्कंदन यानी कि जमाव रोकने वाली हेपेरिन, जमाव रोकने वाली प्रोटीन हेपेरिन। बसा, लिपिड या चर्बी। अब अगला क्या है, अगला अवयव क्या है, बसा, लिपिड या चर्बी या फैट। क्या बोलते हैं इसको, बसा, लिपिड, चर्बी या फैट। क्या होती है, सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करने वाला स्रोत कौन सा है, बसा। प्रति ग्राम सबसे ज्यादा ऊर्जा कौन देता है, बसा ही देता है। निर्माण क्या कौन कौन करता है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। अनुपात इनका निश्चित नहीं होता है। विघटन टूटने पर क्या बनता है, बसीय अम्ल व ग्लिसरॉल। 3:1 के अनुपात में बसीय अम्ल व ग्लिसरॉल बनते हैं। जल में आबले हैं, जल में विलय, जल में घुलनशील नहीं होते हैं। संचित क्या है, संचित बसीय ऊतक में संचित होता है बसा, बसीय ऊतक, जो बसा में ऊतक होगा उसमें संचित होता है। ऊंट के कुबड़ में बसा संचित कहाँ होता है, ऊंट के कुबड़ में, कुबड़ होता है ना वो, उसमें बसा संचित होता है। जल में संचित ऊतक में, जो जल कहाँ संचित होगा, ऊतक में इसका संचित होगा। यदि हम बात करें बसा की, तो बसा में क्या है, सबसे ज्यादा ऊर्जा देने वाला, पृथ्वी का ही सबसे ज्यादा ऊर्जा देने वाला बसा, लगभग 9.6, 9.3 या 9.4 ऐसा कुछ आता है। 9.4 लिखो इसको, कितना, लगभग 9.4 किलो कैलोरी ऊर्जा देता है कौन, बसा, प्रति इकाई। और ऊंट के कुबड़ में बसा स्टोर होता है। मानव के हथेलियों में, तोंद में यानी कि पेट में बसा एकत्रित होता है। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में लगभग 20% बसा ज्यादा पाया जाता है। इसी कारण उनको सर्दी कम लगती है। सर्दियों की शादियों में हम लोग सूटर, जैकेट, कम्बल, लोई, रजाई, पता नहीं का ओढ़े होंगे, बे मस्त स्टेज पर जाएंगे ऐसे ही पता नहीं क्या लहंगा या जो भी चीजें होती है उनकी, ठंडी लगेगी, भले ही बाद में है, अंदर रूम में बैठ कर रोए मैंने देखा है कई शादियों में बहनें होती है बढ़िया, पहले तो फोटोज के चक्कर में मस्त जाएंगी, फोटो निकलवाएंगी, बीता आगे पर बैठेगी, भैया भगवान बहुत ठंड है तो क्या उनमें क्या पाया जाता है, बसा ज्यादा पाया जाता है। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में 20% बसा ज्यादा पाया जाता है, तो उनमें रक्त कम पाया जाता है। महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा थोड़ा रक्त कम होता है, आधा लीटर, लगभग आधा लीटर रक्त कम होता है। इसीलिए वो सुना होगा, खून पीने का एक शब्द सुना होगा, तो हम खून ना पियो, भाई उनका खून पीने का अधिकार है, कम दिया है भगवान ने, किसका पिएंगे जिनका ज्यादा है। चलो आगे, बसा के प्रकार। बसा दो प्रकार, संतृप्त और असंतृप्त बसा दो प्रकार के होते हैं। बसा कितने प्रकार के होंगे, 2 प्रकार के, संतृप्त और असंतृप्त बसा। कहाँ हो याद हो जने, फुआ के मोड़ा, मम्मा के मोड़ा है, क्या है, गाड़ी खराब हो गई थी का है, धड़काता है का, गप के देख दी तुमने, जो बताई मैं, तुम जो बताई मैं झूठ के देखे को, कहाँ है के सब, विश्वास ही नहीं कैसे करता उन पे। तो हम आगे आओ, क्या है संतृप्त बसा या ठोस बसा। सामान्य ताप पर किस अवस्था में होता है, ठोस अवस्था में होता है। इसमें कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बनती है, इसमें क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल यानी कि जो बसा में चीज वो होती है ज्यादा बनती है। स्रोत क्या है इसका, घी, मक्खन, जंतु उत्पाद, नारियल का तेल, चीड़, पॉम, ये सब तेल कौन से संतृप्त बसा होते हैं या ठोस बसा होते हैं। असंतृप्त बसा या द्रव बसा, इस सामान्य ताप पर कैसे होते हैं, लिक्विड अवस्था, द्रव अवस्था में होते हैं। इस सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में होते हैं। कोलेस्ट्रॉल इनमें कैसा होता है, कम होता है। वनस्पति तेल, सरसों, सोयाबीन, मूंगफली, मछली की यकृत का तेल, कॉड लीवर ऑयल इसको बोला जाता है, कॉड लीवर ऑयल, इनमें कैसा असंतृप्त बसा होते हैं, इनमें कम कोलेस्ट्रॉल होता है, इनमें कम कोलेस्ट्रॉल
कोलेस्ट्रॉल होता है। अतिरिक्त यदि ज्यादा कोलेस्ट्रॉल आपकी धमनियों में जम जाएगा तो ब्लड प्रेशर आने की संभावना उसी की वजह से होती है, अतिरिक्त ज्यादा कोलेस्ट्रॉल की वजह से। संतृप्त वसा का ज्यादा सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। संतृप्त वसा यानी कि ठोस वसा क्या होगा, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा। असंतृप्त वसीय अम्ल ओमेगा 3 होता है, ओमेगा 6 होता है, ओमेगा 9। एग्जाम्पल पूछेगा ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 किस प्रकार के हैं, असंतृप्त। कैसे हैं, असंतृप्त वसीय अम्ल। स्रोत क्या है इनका, अलसी का तेल, अरंडी का तेल, मछली का यकृत का तेल, ये सब क्या होते हैं आपके असंतृप्त वसा के स्रोत होते हैं। स्टेरॉइड क्या होता है, स्टेरॉइड ये जैविक सक्रिय वसा है। स्टेरॉइड क्या है, जैविक सक्रिय वसा होते हैं स्टेरॉइड। कुछ हार्मोन जैसे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन व प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ये कुछ हार्मोन होते हैं। वनस्पति तेल से घी बनाने की प्रक्रिया वेरी इंपॉर्टेंट। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने की प्रक्रिया हाइड्रोजनीकरण गैस, हाइड्रोजनीकरण क्रिया कहलाती है। गैस क्या होती है इसमें, हाइड्रोजन गैस होती है। किस प्रक्रिया द्वारा, हाइड्रोजनीकरण द्वारा अलग बनाया जाता है। गैस का प्रयोग हाइड्रोजन। उत्प्रेरक में निकेल या प्लेटिनम, उत्प्रेरक में किसका प्रयोग किया जाता है, निकेल या प्लेटिनम। पूछा जाता है वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, हाइड्रोजन का। किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है, निकेल या प्लेटिनम का, निकेल या प्लेटिनम का प्रयोग किया जाता है। विटामिन, विटामिन इसका विटामिन क्या होगा, विटामिन कैसा है, कार्बनिक यौगिक है। कार्बनिक, कार्बनिक यौगिक तो सब जिसमें कार्बन है वो कार्बनिक यौगिक है। खोज किसने की, ल्यूमेन। नामकरण किसने किया, फंक ने। लेकिन ज्यादातर जो विटामिन की खोज की वो फंक ने बाद में बताया, तो लगभग फंक ही बोल देते कि विटामिन की खोज करता कौन है, फंक है। सिद्धांत क्या है, फंक व हॉपकिंस ने इनका सिद्धांत दिया 1912 में। इस पूरे विटामिन के बारे में यदि हम बात करें तो 1912 से लगभग 1948 तक पूरी जानकारी विटामिन की मिलती है। लिखा है 1912 से 1948 में इसकी संपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। यह रोगों से क्या करती है, रक्षा करती है, रोगों से रक्षा करती है। गर्म करने पर सर्वप्रथम नष्ट होने वाला पदार्थ कौन सा है, विटामिन। यदि आप भोजन को बार बार गर्म करोगे तो सबसे पहले कौन सा तत्व खत्म होगा, पदार्थ खत्म होगा, विटामिन खत्म होगा। कौन सा विटामिन, विटामिन सी। यदि नॉर्मल पूछेगा क्या खत्म होता है, क्या पदार्थ खत्म होता है, विटामिन। कौन सा विटामिन, विटामिन सी। बार बार आप भोजन को सेकोगे तो विटामिन सी नष्ट होता है। कैसा, दोनों फायदे कहते हैं जिसको जैसे खाने की आदत हो। अब है तो वो अपने अपने हैबिट में है। हाँ, पाचन वही जो जिस प्रकार का डाइजेस्ट कर ले, जो जैसा डाइजेस्ट कर ले, आदत में होता है जैसा। आगे करेला का जूस है, लौकी का हलवा, जे अब तना गम खाओ है। तारक मेहता नहीं देखते क्या, है नहीं देखते तुम, आज तुमने सिद्ध कर दिया। इतना पिछले जो सीरियल है वो नहीं देखते यार, तुम तारक मेहता। बेचारा तारक मेहता की उम्र जिंदगी कटती जा रही है करेला का जूस पीते पीते, तुम कह रहे हैं करेला का जूस हो। विभिन्न प्रकार के विटामिन, ध्यान से देखो बेटा। अब विटामिन वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हर एक चीज से, हर एक अवयव से हमने थोड़ा 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 देख लिया। विटामिन से थोड़ा ज्यादा देखेंगे, विटामिन से थोड़ा ज्यादा देखेंगे। विटामिन के प्रकार, समय तो नहीं हो गया, हो जाने तो टॉपिक तो हमें खत्म ही करना आज, चाहे 2 घंटे हो। अजय भैया है, जैसा भैया नहीं है, अजय भैया है। विटामिन के प्रकार, इसको टॉपिक को तो खत्म ही करना हो ही गया लगभग, लास्ट ही टॉपिक है, लास्ट ही टॉपिक है, देख लेंगे। विटामिन के प्रकार क्या होता है। अब विटामिन को 2 प्रकार से बांटते हैं हम, घुलनशीलता के आधार पर, घुलनशीलता के आधार पर, यानी कि जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। कौन कौन से विटामिन घुलनशीलता के आधार पर इनको हम बांट देते हैं, वसा में घुलनशील विटामिन व जल में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ए डी ई के, इसको बोलते हैं एडेक।
वसा में एडेक, जल में BC, जल में BC, जल में घुलनशील विटामिन B और C, वसा में घुलनशील विटामिन A, D, E, K, एडेक। अब यदि हम बात करें यहाँ से और कुछ, हाँ, जो विटामिन दिया गया है शरीर में संचित होने वाले विटामिन एडेक, यानी कि जो विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं, जो विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं वो शरीर में संचित होते हैं, जो विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं वो विटामिन शरीर में संचित होते हैं। और शरीर का कौन सा अंग संचित करता है? यकृत। लिखा है क्या? का यकृत, क्या कहा? यकृत में संचित होता है। यकृत में मूत्र से बाहर जाने वाली सर्वाधिक विटामिन कौन सी होती है? C। यहाँ हम बात करें जल में घुलनशील विटामिन कौन सी होती है? C। B और C दोनों होते हैं। तो अब मूत्र से सबसे ज्यादा विटामिन नष्ट होता है मूत्र के माध्यम से। जैसे शराबी व्यक्ति होता है, तो अब शराबी व्यक्ति शराब पिएगा, मूत्र बार बार करेगा, यानी कि यूरिन आएगा, तो उसमें कौन सा विटामिन कम हो जाएगा? विटामिन C कम। और विटामिन C का काम क्या होता है? घाव भरना, चोट भरना, चोट सही करना। तो जो शराबी व्यक्ति होता है उनकी चोटें थोड़ी टाइम में भरती हैं अपेक्षाकृत। जो उच्च लेवल का शराबी, ठीक ठाक शराबी, उच्च लेवल का शराब, उनके भी कैटेगरी होते हैं, तो उनमें जो चोट होगी वो थोड़ा टाइम से भरती है। क्यों? क्योंकि विटामिन C उनमें कम रहता है। और रिश्तेदार इन्होंने कहा रहता है अलग बैठ रिश्तेदार आगे हार्मोनल विटामिन किसे कहा जाता है? विटामिन D को। हार्मोनल विटामिन, किस विटामिन को कहा जाता है? विटामिन D को कहा जाता है। ये चार्ट याद रखनी है, ये चार्ट याद रखनी है, चार्ट नहीं चार्ट। विटामिन A काय में पाया जाता है? गाजर में। रोग कौन सा होता है इस कमी से? रतौंधी। संक्रमण रोधी विटामिन, अन्य नाम इसका क्या है? संक्रमण रोधी। आंख से संबंधित है, यकृत में स्टोर होता है। विटामिन ए किस प्रकार से क्वेश्चन होता है? विटामिन ए से होने वाला रोग रतौंधी। कहाँ संचित होता है? यकृत में। कहाँ संचित होता है? यकृत में। किस अंग से संबंधित है? आंख से संबंधित है। सबसे ज्यादा काय से प्राप्त किया जाता है? गाजर से। इसका स्रोत क्या है सबसे ज्यादा? गाजर। विटामिन बी या B1 हरी सब्जियों में सबसे ज्यादा पाया जाता है। किसे पाया जाता है? हरी सब्जियों में। रोग कौन सा होता है इस कमी से? बेरी। कमी से पाचन क्रिया व तंत्रिका तंत्र प्रभावित होती है। अब विटामिन B पूरा एक अपना परिवार है, उसको अलग से पढ़ेंगे। विटामिन B पूरा परिवार लेके घूमता है, अकेला नहीं है, दबाने की कोशिश नहीं करना उसको। विटामिन C लीची व आंवला, इसका स्रोत क्या? खट्टे फल होते हैं। विटामिन C के स्रोत क्या होते हैं? खट्टे फल। स्कर्वी या नाभिक रोग होता है, स्कर्वी या नाभिक रोग होता है विटामिन C की कमी से। इसको पित्तरक्षी पेडाली विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन C को पित्तरक्षी पेडाली विटामिन भी कहा जाता है। गर्म करने पर सर्वप्रथम नष्ट होता है, शरीर में संचित नहीं होता है, कमी से घाव देरी से भरेगा। बताया मैंने, कमी से घाव देरी से भरेगा। और कमी कैसे होगी? शराबी की, क्योंकि जल में घुलनशील होता है, मूत्र के माध्यम से बाहर निकल जाता है। विटामिन D सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। बच्चों में क्या होगा? रिकेट्स। वयस्क में क्या होगा? ऑस्टियोमलेशिया। वयस्क में ऑस्टियोमलेशिया, बच्चों में रिकेट्स। विटामिन D किससे प्राप्त होता है? सूर्य से प्राप्त होता है। अब सूर्य भगवान सीधा विटामिन D ऐसे भेजते हैं और हमारी बॉडी में आ जाता है, ऐसे होता नहीं, ऐसा नहीं होता। सूर्य से आने वाली किरणें होती है, हमारे शरीर में बर्डक पाया जाता है, मेलानिन उससे क्रिया करके फिर बॉडी में ही संश्लेषित होता है। डायरेक्ट नहीं सूर्य भगवान भेज रहे, लो बेटा विटामिन D हमारी बॉडी में निर्माण होता है, लेकिन सूर्य की किरणों की मदद से। विटामिन E तेलीय या बीजीय सोयाबीन इनमें पाया जाता है। इनमें या इसको बोलेंगे हम अंकुरित अनाज में। क्या बोले इसको? अंकुरित अनाज। इसमें इसकी कमी से पुरुषों में नपुंसकता और महिलाओं में बांझपन देखने के लिए मिलता है। इसको सुंदरता विटामिन, प्रजनन व वर्ध विटामिन, जीर्णता रोधी विटामिन, वृद्धि रोधी विटामिन इसको कहा जाता है। अन्य नाम तो बिल्कुल याद ही रखना है।
इनको इतने नामों से जाना जाता है। सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री में उपस्थित होती है, सौंदर्य सामग्री जो सौंदर्य चीजें होती। विटामिन के हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है। रक्त स्राव विटामिन क्या होता है? रक्त स्राव, रक्त की थक्का जमाने में मदद करता है विटामिन के। एंटी हेमोरेजिक विटामिन इसको कहा जाता है, एंटी हेमोरेजिक विटामिन इसको कहा जाता है। रक्त का थक्का बनाने वाला विटामिन भी इसको कहा जाता है। ये चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इस चार्ट से हर एक क्वेश्चन हम हर क्लास में पूछेंगे और रोज इधर ही कूटेंगे, नहीं बता पाओगे तो। क्लियर? अभी इसके हमें रासायनिक नाम भी पढ़ना है, रासायनिक नाम नहीं पढ़े अभी हमने, रासायनिक नाम भी पढ़ना है। विटामिन के रासायनिक नाम, विटामिन के रासायनिक नाम। एक ट्रिक है इसकी, रथ एक ट्रॉफी, रथ एक ट्रॉफी। रथ एक ट्रॉफी से मतलब यार दुनिया भर की ट्रॉफी होती, उसे मान लेते हैं रथ एक क्या है? एक ट्रॉफी है। ऐसे ए बी सी डी ई के क्रम याद रखना है, क्रम तो याद रहेगा, ए बी सी डी ई के। ये क्या है? विटामिन है। विटामिन ए रेटिनॉल रथ, विटामिन बी थायमिन था, विटामिन बी थायमिन। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड अम्ल एसिड। डी विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई टोकोफेरॉल, विटामिन ई टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल। विटामिन के फिलोक्यूनोन या नेप्थोक्यूनोन, फिलोक्यूनोन या नेप्थोक्यूनोन। विटामिन ए रेटिनॉल और विटामिन बी थायमिन, इनके नाम याद रखना है। क्रम याद रखना है कि क्रम याद रखना है कि विटामिन ए बी सी डी ई के, रथ एक ट्रॉफी, क्रम से ही उनके नाम है। रथ से क्या बनेगा? रेटिनॉल और थायमिन। एक से क्या बनेगा? एस्कॉर्बिक एसिड और कैल्सीफेरॉल। ट्रॉफी से क्या बनेगा? टोकोफेरॉल और फिलोक्विनोन। बार बार इसको पढ़ते रहोगे तो याद हो जाएगा, आसानी से याद हो जाएगा। एक साइड दबा, ट्रिक के साथ याद रखना तो ज्यादा, रटोगे भूल जाओगे। ट्रिक के साथ याद रखोगे, दिमाग में ट्रिक चलेगी, आल के आल नाम आ जाएगा, ऑप्शन दिखेगा सामने और आपसे बन जाएगा। क्लियर? अब ये चार्ट ये किसकी है? विटामिन बी परिवार की है। विटामिन बी, विटामिन बी अपने साथ 8 विटामिन लेके घूमता है। विटामिन बी अपने साथ कितने विटामिन लेके घूमता है? विटामिन बी अपने साथ 8 विटामिन लेके घूमता है। विटामिन बी ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स होता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। कितने विटामिन होते हैं इसके साथ? 8 विटामिन होते हैं। विटामिन बी के साथ कितने विटामिन होते हैं? 8 विटामिन होते हैं। कौन कौन से विटामिन होते हैं? विटामिन B1, B2, B3, B4 नहीं होता है, फिर B5, B6, B7, 8 नहीं होता है, B9, फिर B12 या 9 की जगह हम B11 भी बोल देते हैं। B9 या B11 एक ही होता है। बाकी इसको विटामिन जी, इसको विटामिन एच, इसको विटामिन एम के नाम से भी जाना जाता है। तो ये चार्ट भी क्या रखना है? बिल्कुल याद रखना है। अब इनके आपको रासायनिक नाम याद रखने हैं। विटामिन B1 थायमिन, विटामिन B2 बोलो साथ में, विटामिन B1 थायमिन, विटामिन B2 राइबोफ्लोविन, विटामिन B3 नियासिन, विटामिन B5 पेंटाथोनिक अम्ल, विटामिन B6 पाइरिडॉक्सिन, विटामिन B7 बायोटिन, विटामिन B9 फोलिक अम्ल और विटामिन B12 साइनोकोबाल, विटामिन B12 साइनोकोबाल। याद हो जाएगा कि इसके लिए भी कोई ट्रिक बनाई जाए? नहीं हो पाने, क्या है इसकी दिमाग में नहीं आ रही ट्रिक, तो है अपनी एक। नहीं आई तो छोड़ दो।
थार नपे पब फंसे, थार नपे पब फंसे। मजा, अब मजा के लाने थे, मदारी को खेल तो चल लो, मजा नहीं आओ तुम्हें, अरे बंदर बंदर या तो नचा रहे हैं हम, मजा नहीं आओ भाई, मजा नहीं आया तो आप खुद ट्रैक बनाना। तो ट्रैक कोई ऐसी नहीं होती कि यही जो भी दिमाग में आए खुद से बनाओ, और खुद से बनाई गई चीज तो ज्यादा याद रहती है। यदि मजा नहीं आया तो ट्रैक बना के लाना और हमें देना, ठीक है, हम भी अपने नोट्स में ऐड कर लेंगे यदि हमें मजा आ गया तो, ठीक है। अब थाई से क्या बनेगा आपका, थायमी, और आर से, रा से राइबोफ्लोविन, और नपे से क्या बनेगा, नियासिन, और पेंटाथोनिक, पेंटाथोनिक, पा से क्या बनेगा, पेंटाथोनिक, पे से, और पब से पाइरिडॉक्सिन और बायोटीन, पाइरिडॉक्सिन है ना, थायमीन, राइबोफ्लोविन, नियासिन, पेंटाथोनिक, पाइरिडॉक्सिन, बायोटीन, पाइरिडॉक्सिन, बायोटीन। फंसे से क्या बनेगा, फॉलिक एसिड, फॉलिक अम्ल, बा क्या बनेगा, फॉलिक अम्ल, और साइनो कोबालमिन, साइनो कोबाल। अब हो जाएगा याद, सीधा याद, थार नपे पब फंसे, थायमीन, राइबोफ्लोविन, नियासिन, पेंटाथोनिक, पाइरिडॉक्सिन, बायोटीन, फॉलिक अम्ल और साइनो कोबालमिन, ये चार्ट याद हो जाएगी। अब विटामिन बी1 से होने वाला रोग, बेरी बेरी, विटामिन बी1 से बेरी बेरी, विटामिन बी2 से किलोसिस, विटामिन बी3 से पेलेग्रा, या इसको हाँ पेलेग्रा, विटामिन बी5 से बर्निंग फ्रूट या सिंड्रोम, विटामिन बी6 एनीमिया, विटामिन बी7 बालों का झड़ना, या इससे विटामिन बी7 से क्या बोलते हैं उसको, दिमाग में नहीं आ रहा, लकवा मार जाती है ना उसको, क्या बोलते हैं उसको, पैरालाइज, पैरालाइज, बी7, और विटामिन बी9 एनीमिया, और विटामिन बी12 पर्सीनियस एनीमिया, विटामिन बी9 से एनीमिया और विटामिन बी12 से पर्सीनियस एनीमिया। क्लियर, ये चार्ट, एक ए वाली चार्ट और दूसरी ए वाली चार्ट, दोनों चार्ट से आपका बहुत से क्वेश्चन छिपे हुए हैं इसमें, दोनों चार्ट में बहुत से क्वेश्चन छिपे हुए हैं, दोनों चार्ट को लोग कंठस्थ दिमाग में बैठाल के रखना है। क्लियर, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी खत्म नहीं हुआ। खनिज लवण, अब क्या बचते हैं, खनिज लवण, बाकी सब अभी अब हमने पढ़ ली, अब क्या बचता है, लास्ट ही बचता है खनिज लवण। कितने होते हैं खनिज लवण, 17 प्रकार के, मानव शरीर में 17 प्रकार के खनिज लवण होते हैं, जिनमें से दीर्घ यानी कि बृहद 7 और सूक्ष्म कैसे होते हैं 10। जिनकी मात्रा सूक्ष्म है उनकी मात्रा, मतलब जिनका सूक्ष्म आवश्यकता उनकी मात्रा ज्यादा है, जिनकी ज्यादा बृहद है उनकी मात्रा कम है। कैल्शियम, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन। अब इनकी ट्रैक बना लेना, दिमाग में नहीं आया हमारी कोई ट्रैक, यदि ना हो ऐसी जरूरत नहीं है। और इनका सूक्ष्म कैसा रहेगा, आयरन, कॉपर, जिंक, मैग्नीज, सेलेनियम, आयोडीन, कोबाल्ट, क्रेनियम, फ्लोरीन और मोल्बेडेनम। ये क्या होते हैं आपके सूक्ष्म। सबसे पहला याद रखना है मानव में कितने तत्व आवश्यक होते हैं, 17, सूक्ष्म 10, बृहद 7। उनमें से एक हल्का हल्का याद रखना है ताकि आपसे पूछ लेता है निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म है कौन सा बृहद है, तो छांटने के लिए, इसलिए इनको याद एक प्रकार से रफ टाइप से याद रखना है। महत्वपूर्ण, सर्वाधिक आयरन लोहा किसमें पाया जाता है, पालक में, पालक की जो भाजी होती है उसमें सर्वाधिक आयरन पाया जाता है। और आयरन से हीमोग्लोबिन बनता है, आयरन से क्या है, हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन का रक्त का रंग कैसा होता है, लाल होता है। मानव शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला खनिज तत्व कौन सा है, कैल्शियम। कितना, वजन का लगभग 2%, क्योंकि हड्डियों का निर्माण किससे होता है,
कैल्शियम से मिलकर होता है। कमी से रोग कौन सी हो जाएगी? एनीमिया या आरक्तता। हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया, रक्त की कमी से एनीमिया, वही चीज है। मानव शरीर में 65 से 70% क्या पाया जाता है? जल। यकृत में 69% व मांसपेशियों में 75% जल पाया जाता है। तरबूज में 95% जल पाया जाता है। सेल्यूलोज नामक रेशेदार पदार्थ को क्या कहते हैं? रफेज कहते हैं। बाकी क्लास खत्म। अब आप लोगों को बताना, ईमानदारी से बताओ, आज की क्लास से मजा आया कि नहीं आया? पोषण अच्छे से हुआ? अब भूख लगी? भूख तो फिर भी लगेगी। अच्छे से खाओ पियो, चीज़ों को, बॉडी को संतुलन बनाए रखने के लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यक होती है वो सब चीज़ों को देखना पड़ता है। बाकी क्लास कैसी लगी कमेंट भी किया करो। और यदि आप लोग क्लास बार बार रिपीट करोगे, देखोगे, तो आप ही के लिए फ़ायदा है, ना कि हमारे लिए, क्योंकि एग्ज़ाम धीरे धीरे सिर पे आ जाएगा, पता नहीं चलेगा, फिर सिर पीटोगे। क्योंकि घर वाले तो यही कहेंगे, हमने कही थी का तुमसे कि ना पढ़ो, हम तो पैसा दे रहे हैं महीना के, घरे दो, काम भी तुम्हें करने, अगर तुम काम नहीं करो तब भी उन्हें करने के, इतना करवा तो लो। अगर तुम्हें डिस्टर्ब होगा तो उन्हें जा नहीं करने के बेटा काम में भी दिए गए थे, हमने कही थी का तनाक में मेरे कल हो गए, है ना? 2 दिन में आओ, 2 ही दिन में बन गया कलेक्टर है ना? ऐसे सुनने में मिला। तो अपना आपको पढ़ाई का अपने हिसाब से खुद संतुलन बैठा के चलना है, क्योंकि दूसरों को देखो हर स्थिति में कहना है। तुम्हारा सफल होगे तब भी कहना है, सफल होगे तब भी कहना है दूसरे। और ऐसे ऐसे लोग कहेंगे जिन्होंने कभी पढ़ाई का पी नहीं पढ़ा, स्टडी का ऐसे नहीं पढ़ा, वो आपको लेक्चर देंगे, कहाँ पढ़ रहे थे, जॉब पढ़ रहे थे। भैया तुम्हें का सवाल, तुम्हारी जो फील्ड है तुम अपनी फील्ड देखो, हमारी जो फील्ड है हम अपनी फील्ड देखें। लेकिन वो मुंह चलाएंगे। उन सब से बचने के लिए ना सुनना पड़े, अपनी खुद ईमानदारी से मेहनत करते चलो, बाकी सफलता तो फिर आपके हाथों में रहेगी। बाकी ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपको एजाइड PDF, जो भी नए स्टूडेंट हैं, आपको ये जो वीडियो है, जो भी रिकॉर्ड की गई है, जितना भी आज क्लास में बोला गया है, आपको MG क्लासेस पृथ्वीपुर का यूट्यूब चैनल है, इसको सर्च करना है। यहाँ पर आपको पूरी प्लेलिस्ट, इसके पहले जो पढ़ा दिया गया है वो भी यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। दूसरी चीज, MG क्लासेस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, यहाँ पर जितना भी लिखा गया है, पेन चलाई गई है जो भी बोर्ड पर, एजाइट आपको टेलीग्राम चैनल पर PDF प्राप्त हो जाएगी। MG क्लासेस ऑफिशियल इंस्टाग्राम चैनल, यहाँ पर जो भी शॉर्ट नोटिस वगैरह होते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, या अब जो नए विद्यार्थी होते हैं वो किस प्रकार से कांटेक्ट करें, तो इसके माध्यम से कांटेक्ट यहाँ से कर सकते हैं। तीसरी चीज़, व्हाट्सएप चैनल, यहाँ क्विज वगैरह भी डलती है, इस क्विज वगैरह से आप लगाकर अपना जो भी क्लास का क्वेश्चन होता है उसको सॉल्व कर सकते हैं। हंसी बहुत आ रही है हमें, चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। नेक्स्ट हमारा कल लगभग लास्ट टॉपिक रहेगा जंतु विज्ञान का, उसके बाद हम जो प्रैक्टिस बची है उस प्रैक्टिस को पूर्ण कर लेंगे।